Hi friends, myself Priyanshu Sharma. I welcome you from behalf of Career Goals. तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी फॉर यूपीएससी। तो उसे एंथ्रोपोलॉजी में हम सबसे पहले आपको सिलेबस बताएंगे। देन मैं आपको ये बताऊंगी कि हम एंथ्रोपोलॉजी को क्यों पिक करें एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट। तीसरा है कि पेपर को क्लियर करने के लिए हमारी क्या क्या स्ट्रेटेजीज होंगी। तो आपका जो एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा है, तो मैंने उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। टॉपिक्स लिए उसके 4। पहला है बायोलॉजी, दूसरा है सोशल एंथ्रोपोलॉजी, तीसरा है सेंट्रल टॉपिक एंड चौथा है रिसर्च फील्ड या रिसर्च रिलेटेड। तो वो सेंट्रल टॉपिक में आपके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, क्या क्या आपको उसमें थोड़ा बहुत मैं बताती हूँ क्या होता है। कास्ट एंड ट्राइब्स को लेके आपको पढ़ना है, ठीक है। मैं अगर जिस तरह आपका सिलेबस ये बहुत बड़ा है, अगर मैं इसको आपको ये 4 पॉइंट्स में मैंने या टॉपिक्स में जो मैंने डिवाइड किया है उसको उससे आपको ना पेपर की प्रिपरेशन करने में थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस देख के थोड़ा डर लग जाता है। और थोड़ा छोटा देख के कि भाई पॉइंट्स में डाल दिया एंड देन उसको सब डिवाइड कर दिया, तो थोड़ा इजी हो जाएगा अगर आप सब्जेक्ट वाइज उसको पढ़ते हैं। तो फर्स्टली मैं आपको बताऊंगी बायोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी। बायो के लिए उस एंथ्रोपोलॉजी में सबसे पहले आता है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ में हम सबसे पहले पढ़ेंगे डीएनए, म्यूटेशन, सेल, प्रोटीन सिंथेसिस। जो बायो से रिलेटेड छोटी छोटी चीजें हैं। डीएनए क्या है, म्यूटेशन क्या होता है, सेल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के सेल होते हैं, सेल साइकिल क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। हम फर्स्टली उसमें पढ़ेंगे बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ में हम फर्स्टली ये पढ़ेंगे। फिर आता है ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन जेनेटिक्स में हम हेरिडिटी पढ़ेंगे, क्रोमोसोम पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है। हेरिडिटी क्या है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो भी चीज ट्रांसफर होती है तो वो हेरिडिटी है। उसके अंदर और क्या क्या होता है हम उसमें ह्यूमन जेनेटिक्स में आपको हेरिडिटी एंड क्रोमोसोम आगे। मैंडलियन जेनेटिक्स इन मैन फैमिली स्टडीज, उसके अंदर आप मल्टी फैक्टर, सिंगल फैक्टर, जो भी स्टूडेंट आई थिंक बायो फील्ड से उसको मैंडल्स लॉ भी पता होंगे, वो हम उसके अंदर पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक एंड पॉलीमॉर्फिज्म एंड सिलेक्शन। फिर आता है क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम डिसऑर्डर बोल सकते हो आप, क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोमल के थ्रू जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, वो सब आप इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर आता है एज, सेक्स एंड पॉपुलेशन वेरिएशन। अब ब्लड ग्रुप का पार्ट आ गया, वो आप इसके अंदर पढ़ेंगे। किसकी कौन सी एज में क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में आप इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको ह्यूमंस की किस एज में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, ह्यूमन ग्रोथ क्या क्या होती है, वो सब आप इसमें पढ़ेंगे। रेस एंड रेसिज्म, ठीक है। नेक्स्ट आप लास्ट जो इसका पॉइंट है वो है एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। उसमें आप स्पोर्ट्स, न्यूट्रिशन, क्या क्या एप्लीकेशन है एंथ्रोपोलॉजी की, वो आप सब इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये जितना भी पार्ट है आपका वो सारा बायो से रिलेटेड है। क्या क्या है, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ह्यूमन जेनेटिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म एंड सिलेक्शन, क्रोमोसोम, ह्यूमन ग्रोथ डेवलपमेंट, एज, सेक्स एंड पॉपुलेशन वेरिएशन, रेस एंड रेसिज्म एंड एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ये पॉइंट्स हैं, आप ये सारे टॉपिक्स आएंगे आपके बायो के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सोशल एंथ्रोपोलॉजी। सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर नेचर ऑफ कल्चर, आपके जो भी इंडिया के अंदर जो जो कल्चर है उनका नेचर क्या है, कैसे होते हैं, क्या होते हैं। नेचर ऑफ सोसाइटी, हमारे इंडिया में बहुत टाइप की सोसाइटीज हैं, तो उन सोसाइटीज में क्या क्या नेचर है उनका। मैरिजेस, अलग अलग तरह की मैरिज है, वो सब पढ़ेंगे। फैमिली, किनशिप, इकोनॉमिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या है, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या है, रिलीजन क्या है, क्योंकि बहुत सारी रिलीजन है अपने इंडिया में, तो कौन सा क्या रिलीजन है हम वो सब सोशल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेंट्रल टॉपिक। सेंट्रल टॉपिक में आपको बताया था 2 है, एक कास्ट एंड ट्राइब, दोनों अपने अलग अलग हैं। और जो सेंट्रल टॉपिक है वैसे वो देखा जाए ना तो पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि पेपर 2 में मोस्टली क्वेश्चन सेंट्रल टॉपिक से ही पूछे जाते हैं, कास्ट एंड ट्राइब से ही पूछे जाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा मेन टॉपिक है आपका, क्योंकि ये पेपर 2 में आता है और इसमें से 101% क्वेश्चन जरूर आते हैं। कास्ट ट्राइब में एक आता है वर्ण आश्रम, कास्ट सिस्टम इन इंडिया, हमारी इंडिया में कौन कौन सी कास्ट है, उसका क्या सिस्टम है, वो सब आता है। फिर आता है इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट रिलीजन ऑन इंडियन सोसाइटी, जितने भी अपने डिफरेंट रिलीजन है उनका इंडियन सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो आएगा। फोर्थ है इंडियन विलेजेस, इंडियन विलेजेस में आएगा कि सोसाइटी में कैसी कैसी इंडियन विलेजेस हैं, उनमें कास्ट सिस्टम क्या है, वहां पे सब मतलब वहां पे जो जो चीजें हैं एट प्रेजेंट वो सब आपको इसके अंदर पढ़नी है। एक्सोजीनियस एंड इंडिजीनियस प्रोसेस ऑफ सोशो कल्चर चेंजेस, इसमें आएगा कि आपकी मॉडर्नाइजेशन कैसा होता है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, आप ये सब इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ट्राइब्स, ट्राइब सिचुएशंस इन इंडिया, इसमें सोशल इकोनॉमिकल ये सब आएगा। प्रॉब्लम ऑफ देयर ट्राइबल कम्युनिटीज, ट्राइबल कम्युनिटीज में क्या प्रॉब्लम्स है, पुअर एजुकेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, मतलब लैंड लॉस हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज में, हम वो सारी प्रॉब्लम्स जो है वो इसके अंदर हम आराम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में वो प्रोजेक्ट आएंगे जो हमारी गवर्नमेंट ने करे हैं, या जो उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, या वो पहले जो प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, उन सब प्रोजेक्ट्स के बारे में हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में पढ़ेंगे। जो भी इंडिया गवर्नमेंट जो है, इंडिया गवर्नमेंट जो भी प्रोजेक्ट चला रही है, या जो भी प्रोजेक्ट उनके चल रहे हैं, या कोई प्रोजेक्ट उनका बन रहा है या जो बन चुका है, एट प्रेजेंट जो भी सिचुएशन है, आप उसके बारे में आप अपना यहाँ पे पढ़ेंगे। ट्राइबल सिचुएशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, उसमें आप हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि पहले टाइम में कि ट्राइबल एरियाज में कैसे कैसे क्या होता था, क्या ट्राइबल पॉलिसीज हुआ करती थी। ठीक है, उस सब के बारे में आप ट्राइबल सिचुएशन इन कम्युनिटी कंटेम्प्रेरी इंडिया में पढ़ेंगे। इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट रिलीजन ऑन द ट्राइबल कम्युनिटीज। ठीक है, फिर आता है ट्राइब एंड नेशन स्टेट, फिर आता है हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, जो भी उसकी पुरानी हिस्ट्री है, जो भी है ये सब आप पढ़ेंगे, ये सब आपका पेपर 2 में आता है। ठीक है, और ये बहुत मेन टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन 101% आते हैं। फिर लास्ट मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको बताया था कि मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है, तो मैंने आपको बायो बताया था, सोशल एंथ्रोपोलॉजी बताया था, सेंट्रल टॉपिक बताया था जिसमें मैंने कास्ट एंड ट्राइब्स बताया आपको, फिर मैंने फोर्थ बताया था आपको रिसर्च रिलेटेड। तो रिसर्च रिलेटेड में भी 2 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है, एक तो रिसर्च मेथड, ठीक है, और दूसरा है एंथ्रोपोलॉजी थ्योरी। ठीक है, रिसर्च मेथड में क्या है, फील्ड वर्क ट्रेडिशन इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद है एनालिसिस, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, टूल ऑफ डाटा कलेक्शन, ये है। फिर एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी में वही हिस्ट्रिकल फंक्शनलिज्म, कल्चर एंड पर्सनालिटी, डिफ्यूनिज्म, कल्चरल फंक्शनिज्म, स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म, आपके ये सब आते हैं इसकी थ्योरीज में। तो थ्योरी बताने से पहले मैं आपको एक रिसर्च मेथड में बताती हूँ कि वो क्या होता क्या है, या फील्ड वर्क क्या है, एनालिसिस क्या है। फीडबैक में कुछ भी नहीं है, आपके इंडिया के अंदर जो भी ट्रेडिशनल एरिया उसमें क्या काम चल रहा है वो आपको पता करना होता है। आपको एक डेटा होता है, ये सब वो डेटा कलेक्ट करना होता है, इनके पास डेटा कलेक्शन टूल्स होते हैं, उससे आपको डेटा कलेक्ट करना है। आपको फील्ड वर्क जो भी है, फील्ड वर्क जो उसको एनालिसिस करना है, प्रेजेंटेशन देनी है डेटा की, रिसर्च मेथड में यही है। अब आते हैं थ्योरी, जो मेन पार्ट है इसका। एंथ्रोपोलॉजी थ्योरीज में क्या है, आपको इवोल्यूशनिज्म है, हिस्ट्रिकल प्रैक्टिज्म है, फंक्शनलिज्म है, कल्चर एंड पर्सनालिटी है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है। तो मैं उसमें आपको एक छोटा बता देती हूँ कि होता है क्या है। बाकी जब हम पूरा ये टॉपिक पढ़ेंगे, रिसर्च मेथड एंड रिसर्च रिलेटेड पूरा पढ़ेंगे, एंथ्रोपोलॉजी थ्योरीज पढ़ेंगे, तब आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा कि किसमें क्या होता है और क्या नहीं होता है। स्टार्टिंग में जब जितने भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे,
उन्होंने कुछ चीजें डिसाइड करी थी। तो उनका डिसीजन क्या होता था, वो डिफरेंट सोसाइटीज की जो डिसीजन लेते थे वो कैसे डिसाइड होती थी, उन्होंने ट्रैवलिंग के बेसिस पर अपने कुछ पॉइंट बनाए या अपने कुछ व्यूज दिए उन ऑथर्स ने। उन्होंने अपने क्या पॉइंट्स बनाए, उन्होंने डिसाइड किया कि डिफरेंट सोसाइटीज की क्या डिफरेंट कल्चर है या वो सब क्या है। तो उन्होंने डिफरेंट सोसाइटीज की उनकी डिफरेंट थ्योरी बनाई। तो उन्होंने इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाती हूँ, द ब्रिटिश स्कूल में क्या क्या इश्यूज है, सोसाइटी, ठीक है, स्कूल, इंस्टीट्यूशन, लीडरशिप, एंड अमेरिकन ट्रेडिशन में किस चीज पे फोकस किया गया, कल्चर, कल्चरल ब्रीफ, प्रैक्टिसेस एंड आइडियोलॉजीज पे। और फ्रेंच ट्रेडिशन में क्या हुआ, ह्यूमन बीइंग के माइंड पे, उनकी फंक्शनिंग पे, ये इन सब के ऊपर आपकी प्रॉपर थ्योरी है। ये थ्योरी क्या थी कि जो हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और वो लोग एक विजिट पे निकले एट द टाइम, उन्होंने ट्रैवलिंग के टाइम पे या डिफरेंट सोसाइटी में, नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज में जाके कोई मिशंस पे या कोई एडमिनिस्ट्रेटर्स पे उन्होंने अपना ये काम किया था। तब उनको ये प्रोजेक्ट था और फिर उनको ये चीजें पता चली कि अमेरिकन सोसाइटी का क्या रूल है या फिर आपका फ्रेंच ट्रेडिशन का क्या रूल है, ब्रिटिश स्कूल्स में क्या होता है, उन्होंने ये सब पता किया। ठीक है, तो अब आते हैं हम एंथ्रोपोलॉजी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट क्यों ऑप्ट करें, कोई भी हम ऑप्शनल लेते हैं वो भी यूपीएससी में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यूपीएससी। आप यूपीएससी में कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं उसका कोई रीजन होना चाहिए ना कि ऑप्शनल भी। ऑप्शनल तो हम एमएससी में भी या किसी भी नॉर्मल ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में ऑप्शनल पिक करते हैं तो बहुत सोच समझ के पिक, ऐसे नॉर्मली तो हम ऑप्शनल पिक नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें थोड़ा दिमाग का यूज करना पड़ता है कि हाँ कुछ ऐसा इजी हो जिससे हम ऑप्शनल लें उस चीज को, ना कि ऑप्शनल लेने का कोई सेंस तो है नहीं। तो मैं आपको बताऊंगी अब कि हम ऐसा इसमें ऐसा क्या है जो हम इसको ऑप्शनल लें, एंथ्रोपोलॉजी एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट लें। ये बहुत बड़ा पॉइंट है क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं यूपीएससी में कि वो कौन सा सब्जेक्ट एज ए ऑप्शनल ऑप्ट करें। ठीक है, तो मैं ज्यादा आपसे वो नहीं करूंगी। पहली बात तो यूपीएससी, यूपीएससी अपने में एक कंट्री का सबसे ज्यादा टफेस्ट एग्जाम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बहुत ही टफ एग्जाम है कंट्री का। ठीक है, टाइम पर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट वो चूज करना चाहिए जो आपको सबसे ज्यादा इजी रहता हो, जो आपको पढ़ने में इजी हो, जो आपको समझने में इजी हो, जो या तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर जो सब्जेक्ट जो आपने पहले कभी पढ़ा हो तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा सकता, इसको मैं कम टाइम में ही मैं अपनी ये सब्जेक्ट कवर कर लूंगा, तो आपको एंथ्रोपोलॉजी ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे ले सकते हैं, ऐसे एक सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरे हिसाब से जो मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए सबसे इजी रहता है एंथ्रोपोलॉजी एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना, क्योंकि वो मैं ये नहीं कहती कि खाली मेडिकल स्टूडेंट्स ही उसको लें, मैं कोई भी ले सकता है एंथ्रोपोलॉजी, लेकिन उनके लिए थोड़ा इजी होता है उस चीज को पढ़ना क्योंकि वो पहले उस चीज को पढ़ के आ चुके हैं। वो जितना भी बायो वाला फील्ड है, बायो वाला जितना भी आपका सिलेबस है जिसमें आपका म्यूटेशन हो गया या डीएनए हो गया या प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, जितना भी आपका वो सब है, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सब वो सब उसके अंदर वो पढ़ते हैं। तो इसलिए उसको लेने का मतलब उनको लेने का तो एक प्लस पॉइंट ये ही हो सकता है। एंथ्रोपोलॉजी लेने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो उनका सब्जेक्ट बहुत लिमिटेड होता है, सब्जेक्ट मैनेजेबल होता है, आप इजीली उसको पढ़ सकते हो, इजीली आपको समझ में आ सकता है, आप उसको एक लिमिटेड टाइम में कवर कर सकते हो, बहुत इजीली थोड़े टाइम में आपने उसको कवर कर लिया। ठीक है, आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो, उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर हो सकते हैं और उसको पढ़ने में एक इंटरेस्ट भी आएगा। अगर आप अपने ही बारे में, एक ह्यूमन बॉडी के बारे में कुछ पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपको किसी और चीज में पढ़ने में या इसमें पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट तो एंथ्रोपोलॉजी में आ जाएगा, क्योंकि जब हम अपनी बॉडी के बारे में या ऐसे अपने किसी ह्यूमन बीइंग के बारे में हम पूरा पढ़ते हैं तो हमें उस चीज में थोड़ा इंटरेस्ट आता है, तो आप वो कर सकते हो। वैसे जो एंथ्रोपोलॉजी है उसमें सोशल फील्ड भी है, तो
दोनों चीजें मिक्स हैं उसके अंदर। बट एक बायो पार्ट एक्स्ट्रा है, तो वो आपको पढ़ के थोड़ा अच्छा लगेगा। उसको आप पढ़ के अपनी बॉडी के बारे में पढ़ना या ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ने में, तो आपको सिलेबस थोड़ा इजी लगेगा और आप जल्दी पढ़ सकते हो। नो डाउट कि वो इंटरेस्टिंग तो सबके लिए, बट वही बात जो मैं पहले बोली, इंटरेस्टिंग तो वो सबके लिए, बट जो मेडिकल फील्ड वाले लोग हैं उनके लिए फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है बाकी सोशल से, या फिर जो आपका कास्ट एंड ट्राइब्स वाला है उससे ज्यादा उनके लिए क्या इंटरेस्टिंग होता है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो हमारा बायोलॉजी वाला पार्ट है। उसके अंदर सोशल कल्चर के अंदर हम तो जीएस वाला भी पार्ट पढ़ लेते हैं, तो उनको वो थोड़ा इजी रहता है क्योंकि उस इस पेपर में एथिक्स भी आते हैं, ऐसे टॉपिक्स भी आते हैं, तो मतलब है तो पूरी घुमा के रखे एक ही चीज है। क्वेश्चन पेपर वन में जितना भी पार्ट आता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें से, क्योंकि बहुत लिमिटेड सिलेबस है, इसमें बहुत थोड़े बहुत ही क्वेश्चन आते हैं और वो भी सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं जो आप इजीली समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं इजीली इसमें से, तो वैसे क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाते हैं। इजी अंडरस्टैंड है, सिलेबस जो है बहुत इंटरेस्टिंग होता है, जो बायो नॉलेज के लिए मतलब नॉलेज वाले स्टूडेंट है उनके लिए बहुत इजी है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि वो उसको पहले पढ़ चुके हैं, आप इसलिए भी इसको ऑप्ट कर सकते हो। आप इंडियन सोसाइटीज के बारे में ही इसके अंदर पढ़ते हो। ठीक है, उसके बाद ये मेरे हिसाब से बहुत सही टॉपिक रहता है एज ए एंथ्रोपोलॉजी यूपीएससी में चूज करना। ठीक है, फिर आते हैं हम हमारी अब हमने पहले पढ़ लिया कि सिलेबस क्या है एंथ्रोपोलॉजी का, मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया। फिर आपने पढ़ा कि हम ऐसा एंथ्रोपोलॉजी में क्या है जो हम उसको ही ऑप्ट करें, और भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, हम उनको ऑप्ट क्यों नहीं करें, क्योंकि भाई आप उसको ऑप्ट करेंगे उसका फायदा एक तो ईजी है। ईजी तो मेरे हिसाब से यूपीएससी में कुछ भी नहीं है, बट स्टिल वो थोड़ा इजी है, आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में ही पढ़ना है, तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा उस चीज में। ठीक है, आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकते हैं, आप इजीली समझ सकते हैं, पेपर वन में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उसमें। ठीक है, ये सब है उसके अंदर। आपको फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो बहुत नॉर्मल पड़ती है, इतना कोई लोड नहीं है। जो बायोफील्ड के उनके लिए सबसे ज्यादा इजी है कि वो इजीली उस चीज को एक बारी में पढ़ के समझ सकते हैं, क्योंकि वो पहले पढ़ चुके हैं उस चीज को, वो 11th 12th में या ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन उन टॉपिक को कवर पहले ही कर चुके हैं, तो उनको जब वो यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो उनको इतना लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पहले उन चीजों को पढ़ चुके हैं, तो ईजी रहेगा उनके लिए वो सब पढ़ना। और उनके लिए तो इंटरेस्टिंग है ही है, बट जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी टॉपिक इंटरेस्टिंग रहेंगे। अब मैं आपको सेकंड चीज बताती हूँ कि ऑप्शन हमने ले तो लिया, तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि भाई हमने एंथ्रोपोलॉजी एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है, अब कोई तो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी ना पढ़ने के लिए। ऐसे तो नहीं है बिना स्ट्रेटेजी बनाए भाई यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, यूपीएससी क्लियर करना तो भाई टास्क है। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि ऐसा क्या, और ऐसा क्या है जो हम ऐसी क्या स्ट्रेटेजी बनाए हम जिससे हम इजीली ऑप्शनल जो अपना हमने एंथ्रोपोलॉजी लिया है उसको क्लियर कर सकें। ठीक है, पहली बात तो अब जब आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स हो जाए तभी आप इसकी तैयारी कर रहे हो, ट्राई टू स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल आफ्टर यूपीएससी प्रीलिम एग्जामिनेशन। ठीक है, आपको ये सिलेबस खत्म करने में, अगर आप इस सिलेबस की डीपली स्टडी करते हैं, ठीक है, बिल्कुल डीपली हर टॉपिक को बहुत डीपली जाके स्टडी करते हैं, तो अप्रोक्स मैं श्योरिटी नहीं लूंगी, बट अप्रोक्स आपको 5 मंथ में आप ये सिलेबस जो है, जब आप बहुत सीरियसली इस टॉपिक के लिए या इस सब्जेक्ट के लिए आप अपना टाइम देते हैं, तो 5 मंथ में आप इजीली इस टॉपिक को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, आपको हैंड रिटन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आपने कहीं से पढ़ा, ठीक है, या मैंने आपको पढ़ाया, जैसे मैंने मेरी आज ये पहली वीडियो है एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर, इसलिए मैं आपको सिलेबस और ये सब डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बायो टॉपिक से स्टार्ट करूंगी, जो प्रॉब्ली कल आएगी वीडियो। ठीक है, तो अब उसके टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको पूरा एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, तो अब इसको खत्म करने में आपने 5 महीने तो लगेंगे, आपने मेरे से पढ़ा, सपोज वो आपकी विश है अपनी, आपने मेरी क्लास अटेंड करी,
तो मैंने आपको पढ़ाया तो आपको उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे या अपने एक प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि नोट्स से इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक एंड टाइम पे जब आपका पूरा यूपीएससी का एग्जाम होगा उस टाइम पे तो आप बैठ के नोट्स नहीं बनाओगे ना। जब आप क्लास ले रहे हो या जब आप कोई कोचिंग ले रहे हो या कोई ट्यूशन ले रहे हो कुछ भी, या आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको अपने प्रॉपर नोट्स बनाने चाहिए। तो आप उस टाइम पे एक प्रॉपर नोट्स बनाओगे जिससे आपको एंड टाइम पे पढ़ने में इजी रहे। या आप प्रॉपर नोट्स नहीं बनाने तो शॉर्ट नोट बनाओ, हर सिलेबस का अपना एक शॉर्ट नोट बनाओ जिससे आपको एंड टाइम पे पढ़ने में बहुत ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक तो यूपीएससी एग्जाम में कहीं से कुछ भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आप अपने हमेशा नोट्स प्रिपेयर करें। जो भी लेक्चर के हिसाब से आपको जिस हिसाब से नोट्स बनाने हैं उस हिसाब से बनाए। आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाएं। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, बट आप हर टॉपिक की डीपली स्टडी करें, क्योंकि एक तो यूपीएससी का एग्जाम है, कहीं से कोई भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और पेपर ये थोड़ा टफ होता है, तो आप प्रॉपरली डीपली स्टडी करें। रिवीजन के टाइम भी आप शॉर्ट नोट से पढ़ें, क्योंकि आपने पहले प्रॉपर डीप स्टडी किया हो तो आपको एक रिवीजन के टाइम में शॉर्ट नोट चाहिए होंगे जिससे आप इजीली अपना सिलेबस कवर कर लोगे। ना कि एक माइंड पे स्ट्रेस रहता है, यार अभी तो वो भी रिवाइज करना है, ये भी टॉपिक बचा है, ये भी टॉपिक बचा है। शॉर्ट नोट होते हैं तो आप इजीली जो है अपना खत्म कर लेते हैं। दूसरी बात, एक हैंड राइटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हैंड राइटिंग जो होनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। पेपर लिखते टाइम आपको बिल्कुल ये जरूरी है कि आपका जो भी एग्जामिनर है या कुछ कोई भी है वो ये देखे कि आपने पेपर कैसे लिखा है या आंसर कैसे प्रेजेंट करा है। ऐसा कुछ हो जिससे उसको इजी रहे, आपकी आपकी राइटिंग से या आपके आंसर से उसको इंटरेस्ट आए आपकी कॉपी पढ़ने में, या कॉपी पढ़ने में नहीं मतलब उस आंसर में आपको इंटरेस्ट है। ये आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इतनी अच्छी अच्छी तो नहीं बट हाँ राइटिंग अच्छी होनी चाहिए जिससे जो भी एग्जामिनर है उसको थोड़ा इजी रहे। ठीक है, उसको इंटरेस्ट है, हाँ कि भाई बच्चे ने कुछ अच्छा लिखा है इसके अंदर। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस कैसे करें? आप प्रैक्टिस ऐसे करें कि आप पुराने पेपर्स लीजिए, उनको प्रॉपर लिखिए। जब आप किसी भी चीज को प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, प्रॉपर आंसर्स लिखेंगे, तो आपकी राइटिंग में थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। अगर खराब है तो एक डाउट के लिए बोल रही हूँ। ठीक है ना? तो आपको थोड़ा अच्छा रहेगा आपकी, क्योंकि पेपर अच्छा लिखोगे तो इंटरेस्ट शो होगा। तो आप प्रैक्टिस ऐसे करिए सबसे ज्यादा कि आप लिखिए, उससे लिखने से क्या होगा आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि आप स्कोर कर लोगे, क्योंकि आपको पता है कि मुझे किस आंसर में, किस क्वेश्चन में, किस किस उस क्वेश्चन के आंसर में क्या क्या पॉइंट्स मेन में डालने हैं। बस हम पढ़ ले, एक चीज होती है हम पढ़ लिए, हमने कोई पेपर सॉल्व नहीं करा बैठ के, उससे क्या होगा हमें यही नहीं पता कि जब हम एग्जाम देने जा रहे हैं, तो जब यूपीएससी फील्ड में एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जामिनर को इस क्वेश्चन में क्या आंसर चाहिए, क्या पॉइंट्स चाहिए, वो हमारे लिए सबसे मेन होता है। हम तो लिख दिया लेकिन उनको नहीं अच्छा लगा, तो मेन बात ये कि आप ऐसा एक तो प्रेजेंट करिए अपना आंसर कि एग्जामिनर को भी बहुत वो इंटरेस्टिंग लगे। तो ये आपकी मेन मेन स्ट्रेटेजीज होंगी कि आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक है, आप प्रॉपर डीप स्टडी करिए, आप नोट्स बनाइए, आप हैंड राइटिंग अच्छी रखिए, आप पेपर सॉल्व करिए टाइम टू टाइम। ठीक है, प्रीलिम्स खत्म होने के तुरंत बाद ही आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस खत्म होने में आपको भी पता है 5 महीने अप्रॉक्स लग जाते हैं। तो उसमें आप अपना थोड़ा टाइम दीजिए, आप पेपर अच्छे से सॉल्व करिए, पॉइंट्स पे लिखिए हर चीज। जब आप अपने नोट्स बनाए तो नोट्स भी पॉइंट्स पे बनाए, उससे ज्यादा बेटर रहेगा, हर चीज जल्दी रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, सॉल्व करिए लास्ट ईयर के पेपर एक प्रॉपर वे में। सॉल्व करना एक अलग बात होती है कि हमने देखा, हाँ ये है, हमने एक नॉर्मल छोटे छोटे राइटिंग में कैसे भी लिख दिया कि हाँ भाई ये चीज ऐसे होती है, ये चीज ऐसे होती है, आपने इस तरह से अपना पेपर सॉल्व कर लिया। लेकिन नहीं, आपको ये पेपर लास्ट ईयर का पेपर हो, कोई भी पेपर हो, आपको एक प्रॉपर वे में सॉल्व करना है, आपको एक प्रॉपर टाइम देना है, उसमें एक अच्छी राइटिंग प्रेजेंट करनी है, जिससे जो चीज आप अभी अपना घर पे बैठ के आप जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो आप एग्जाम में जब पीपीटी एग्जाम देने जाए तो आप भी उसी तरह सॉल्व करें। ठीक है, अब आती है बुक लिस्ट, मेन चीज कि अब मैंने आपको बता तो दिया कि सिलेबस ये है, स्ट्रैटेजी ये है कि क्या पिक करना है, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट हम क्यों पिक करें, आपने ये भी पढ़ लिया। अब आती है आपकी बुक लिस्ट कि भाई कौन सी बुक से कहाँ से क्या पढ़ना है। ठीक है,
तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़नी है पीनाथ से, बहुत सही है, आराम से आप पढ़ सकते हैं। सोशल एंथ्रोपोलॉजी पढ़नी है मंजूधर से। इंडियन एंथ्रोपोलॉजी पढ़नी है नदीम से। एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट जो है वो गया पांडे उपाध्याय से। ट्राइबल जो है वो भी नदीम हसीन। ये आपको कुछ कुछ बुक्स हैं जो आपको लेनी है और ये इजीली आपको मिल भी जाएंगी और अच्छी है पढ़ने में, ठीक है। अब आपका पेपर कितने मार्क्स का आता है? आपका पेपर होता है 500 मार्क्स का, ठीक है, आराम से। पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में वही आपका सोशल कल्चर आएगा, फिजिकल कल्चर आ जाता है, जिसमें मैं बायो वाला पॉइंट बताती हूँ आपको, ठीक है, सेल, क्रोमोसोम, सेल डिवाइड, ये सब चीजें जो आ गई। और पेपर 2 में इंडियन एंथ्रोपोलॉजी आ गई, कास्ट एंड ट्राइब्स आ गई, रूरल एंथ्रोपोलॉजी आ गई, ये सब इसके अंदर आती है आपके सेकंड पेपर के अंदर। सेकंड पेपर भाई है इम्पोर्टेंट, उसमें इसके अंदर से कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछ लिया जाता है। और जो इसमें है बायो वाले पार्ट में, इसमें आपका क्या है कि सीधा सीधा क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आप अगर डीप स्टडी करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, सब कुछ अच्छे से होगा तो आप इजीली बता सकते हैं, आप इजीली उनके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का पहला लेक्चर था जो खाली इसके ऊपर ही था कि सिलेबस क्या है, ऑप्शनल क्यों लें, क्या आपका क्राइटेरिया है, या फिर आप क्या स्ट्रैटेजी लेके चलते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, आपका ये सब था। मेरे हिसाब से ऑप्शनल पिक करना बहुत इजी रहेगा क्योंकि बहुत इजी सब्जेक्ट है। बहुत इजी तो नहीं बोलूंगी बट हाँ, ह्यूमन बॉडी को पढ़ने में आपको इजी आराम से इंटरेस्ट रहेगा तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। आप इस सब्जेक्ट को इजीली पढ़ भी सकते हैं, मार्क भी अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। इसका जो सिलेबस है उसको लिमिटेड टाइम में कवर करके मैनेजेबल भी कोर्स है, इतना कोई हर्डन वर्क इतना नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा कोर्स है। आप इजीली इसको कवर कर सकते हैं और आप इजीली समझ सकते हैं। ये सब आपके इसके फायदे हैं, आपके चूज करने के बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। मैंने आपको सब बता दिया कि आप इजीली पढ़ सकते हैं, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। वो वैसे यूपीएससी वैसे ही बहुत टफेस्ट एग्जाम है, तो आप ऐसे कोई ऑप्शन ऐसा ऑप्ट करो जो आपको इजीली कवर कर सकते हो। आप इजीली उस चीज को खत्म मतलब पढ़ के छोड़ सकते हो, आप मार्क्स भी अच्छे स्कोर कर सकते हो। क्यों? एंथ्रोपोलॉजी में क्या है, ह्यूमन बॉडीज के बारे में पढ़ना होता है, ह्यूमन बॉडी के पढ़ने में ऑब्वियसली सबको इंटरेस्ट आता है। तो ये सब मेन मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे आज डिस्कस करे। एंड नेक्स्ट क्लास में मैं आपका बायो का ही, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का ही टॉपिक लेकर आऊंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में या तो कल जरूर उसको पढ़ेंगे, कोई भी एक टॉपिक, जहाँ से फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से ही मेरी क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। फिजिकल सोशल एंथ्रोपोलॉजी यहीं से मैं स्टार्ट करूंगी, तो पहले मैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी कंप्लीट करूंगी। जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं प्लीज इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, और किसी को कुछ पूछना है या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट कर लेना, मैं आपकी इस कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगी। तो थैंक यू so much guys and bye.